yesterday we were discussing about gravitation, जिसमें हमने gravitation में भाई साहब पढ़ा कि कैसे आप का तुम खाना वाना नहीं, मम्मी खाना नहीं देती है क्या? अरे अगर थोड़ा सा प्रेस, अरे मैं क्या बोला, तुम क्या किए भाई साहब? वो हाँ, इसलिए बोला मैंने। हाँ, अब देखो फिर से खुल जाएगा लगता है। ओके, कल अपन ने पढ़ा कि भाई साहब कैसे आपका एक पर्टिकुलर हाइट पे किसी बॉडी को जब आप ले जाते हैं तो कैसे ग्रेविटेशन चेंज होता है, और कैसे अगर आप अर्थ के अंदर ले जाते हैं तो कैसे ग्रेविटेशन चेंज होता है। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या ग्रेविटेशन चेंज होता है। ठीक है, so there are three things that we had discussed as a possibility yesterday। तो अगर आप देखो कि भाई साहब तीन पॉसिबिलिटीज अपने ने डिस्कस की थी, तीसरा वाला पॉसिबिलिटी हम नहीं डिस्कस कर पाए। सो व्हाट आर द थ्री थिंग्स दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ, ठीक है, व्हाइल डिस्कसिंग ग्रेविटी। तो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, सो दिस इज बेसिकली वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू हाइट which we have seen when we are taking a body above the surface of earth, when we are taking a body inside earth, and due to rotation of earth। so this is something that we are going to study today। समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, ओके ओके ओके। क्या सर, रुक जा, बाद में देखता हूँ, पहले दूसरा सवाल कर। हाँ हाँ, तो हाँ, सी इधर आना चाहिए था, सी इधर आ गया ना। हाँ ठीक है ना, तो समझ के कर लेना उसको, वर्ड में होता है वैसे। Okay, let us consider an object of mass m on the surface of the earth. The angular velocity of the object is the same as that of the earth। अभी देखो, ये आपका अर्थ है, ठीक है, इट इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, ये एक्सिस पे अपने रोटेट कर रहा है। ग्रेविटेशन के कैलकुलेशन में हम मान लेते हैं कि आप भाई साहब आपका अर्थ है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, एक्सिस वगैरह का हम ज्यादा ग्रेविटेशन पे, तो यहाँ पे ग्रेविटेशन में हम मान रहे हैं कि अर्थ घूम रहा है भाई साहब। तो एंगुलर स्पीड क्या होती है भाई साहब? एंगुलर स्पीड होती है ओमेगा, ठीक है। ओमेगा क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, डी थीटा बाई डी टी होता है आपका ओमेगा, ठीक है। आर बी कोरिलेटिंग इट टू द सर्कुलर रोटेशन मोशन, तो ये हो गया भाई साहब आपका ओमेगा, डी थीटा बाई डी टी, किस रेट से आपका एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है। ओके, तो ओमेगा भाई साहब होगा क्या? देखो किसी भी सर्कुलर मोशन में, ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर आप एंगल में देखेंगे तो कितना होता है? 2 पाई, है कि नहीं? यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका कितना होता है? 360, दैट इज हाउ मच? 2 पाई। क्लियर है? क्लियर है? ओके। इस पूरे को जैसे समझ लो मैंने यहां से स्टार्ट किया और यहां पे एंड किया, तो हाउ मच इज द एंगुलर डिस्टेंस दैट आई हैव कवर्ड? 2 पाई, ठीक है। एंड इन कवरिंग दिस एंगुलर डिस्टेंस, व्हाट इज द टाइम दैट आई हैव स्पेंट? द टाइम दैट आई हैव स्पेंट इज नोन एज द टाइम पीरियड, ठीक है। आर बी क्लियर? एंगुलर डिस्टेंस और ये हो गया आपका टाइम पीरियड। सो नाउ व्हाट विल बी माय स्पीड? स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 2 पाई बाई टी। क्या ये समझ में आ रहा है? किसी भी सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? द एंगुलर डिस्टेंस दैट हैज बीन कवर्ड एंड द टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड इज 2 पाई एंड द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस इज नोन एज द टाइम पीरियड, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर? ओके। अभी अगर हम अर्थ की बात करें भाई साहब, एक चक्कर अर्थ मतलब समझ लो अर्थ ये है, तो ये ट्रेन ऐसे भाई साहब यहां से घूमकर यहां तक आया, कितना टाइम लगा? 24 आवर्स, ठीक है। अर्थ ऐसे घूम रहा है ना, वैसा वाला नहीं, ठीक है। अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, रेवोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो एक बार एक एक्सिस में अर्थ अपने एक्सिस में 24 घंटे में घूम लेता है, तो अर्थ का टाइम पीरियड कितना हो गया भाई साहब? 24 आवर्स। 24 आवर्स को आप कैलकुलेट करेंगे, ये तो हो जाएगा कितना? time period will be equal to 24 into 60 into 60, this would be the number of seconds, ठीक है। ओके, तो ओमेगा भाई साहब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पाई अपॉन 24 इंटू 60 इंटू 60। क्या ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है। यहाँ पे पाई की जगह पे आप 22/7 भी लिख सकते हैं या 3.14 भी लिख सकते हैं। आर बी क्लियर? क्लियर? ओके, तो ये तो फंडामेंटल था भाई साहब आपका। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। समझ लो भाई साहब, एम फॉर मयूरेश, मयूरेश यहाँ पे है अर्थ में, ठीक है। अर्थ तो घूम रहा है भाई साहब, इसीलिए देखो इस कैलकुलेशन में ना हम टिल्टेड एक्सिस को यूज नहीं कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिलहाल हम ऐसा
टिल्टेड एक्सिस को क्यों नहीं यूज करें, कोई बता सकता है क्यों नहीं यूज करें? अर्थ ऐसा है ना एक्सिस में, तो ऐसा क्यों यूज कर रहे हैं आप? क्योंकि देखो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ऐसी है, ऐसे ही घुमा रहे हैं ना, तो वो तो चेंज नहीं हो रही है। आप इस एक्सिस पे लो या इस एक्सिस पे लो, इट्स गोइंग टू रिमेन द सेम। ठीक है, ओके। चलिए, तो अभी भाई साहब यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास है m, इसका इस सेंटर से एंगल कितना बन रहा है, लेट्स से थीटा। अर्थ के सेंटर से एंगल कितना बन रहा है, थीटा। व्हाई आर वी टेकिंग एन एंगल विद द सेंटर? बिकॉज आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ बॉडी एक्सपीरियंस इज ऑलवेज directed towards the center of the earth. ठीक है, clear है? So acceleration due to gravity which is experienced by a body is always directed towards the center of the earth. Hence we are taking this angle theta with the horizontal. अभी ध्यान से देखो, ये लेट से इक्वेटर है अर्थ का या जो भी है आपका, ये आपका भाई साहब एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया थीटा। अभी ध्यान से देखो इस पॉइंट का मूवमेंट कैसे हो रहा होगा, ये वाला जो रेडियस है, ये वाला तो अर्थ का रेडियस हो गया, है कि नहीं? सेंटर से लेकर इस मास तक का जो डिस्टेंस है, ध्यान से देखो, सेंटर से लेकर मास तक का जो डिस्टेंस है वो भाई साहब क्या हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ अर्थ। लेकिन क्या बॉडी का मोशन उस रेडियस में हो रहा है? बॉडी घूम रहा है ना एक सर्कल में, बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल, इज दिस सर्कल हैविंग अ रेडियस आर ई? नो। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, ये आपका अर्थ है, अर्थ का रेडियस है, बॉडी तो ऐसे घूम रहा है ना, अर्थ ऐसे घूम रहा है तो बॉडी भी ऐसे घूम रहा है, तो बॉडी का भाई साहब रेडियस क्या है, लेट्स से आर। भाई ये ऑब्वियसली ये जो आर है रेडियस, दिस विल बी लेसर देन आर ई ना, क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो बॉडी का हो रहा है सर्कुलर मोशन, ऐसा सर्कुलर मोशन हो रहा है। अगर बॉडी का सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा। तो बॉडी पे लगता हुआ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भाई साहब किस तरफ होगा, इस तरफ, क्योंकि बॉडी का सेंट्रीपिटल मोशन, अभी भूल जाओ ग्रेविटी है बड़ी सब। ठीक है, अभी आप देखो कि बॉडी, अच्छा बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा? कोई भी बॉडी जब घूमती है तो उसका भाई साहब एक एंगुलर वेलोसिटी होता है, तो इस बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा? अरे जो अर्थ का है भाई साहब वही होगा, अर्थ का जो एंगुलर वेलोसिटी वही होगा। ठीक है, तो इस बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी, भाई यही सर्कल है ना, इस बॉडी में, ये बॉडी जो है इस सर्कल में किस स्पीड से घूम रही है, जितना अर्थ का स्पीड है एंगुलर। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा भाई साहब, ओमेगा। ठीक है, जो अर्थ का एंगुलर स्पीड है अभी हमने कैलकुलेट किया, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाई 24 इंटू 60 इंटू 60, वही वाला वैल्यू होगा। ओके, तो इसमें भाई साहब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस तरफ लग रहा है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। ध्यान से देखो, डायरेक्शन को समझो। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरफ, बॉडी भाई साहब अगर सेंट्रीपिटल तो अंदर चली जाती, अंदर नहीं जा रही है, तो इसका मतलब एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पे लग रहा है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ, तभी तो बॉडी बैलेंस है उस जगह पे। ओके, तो ये वाला जो लाइन पे ये फोर्स लग रहा है, दैट विल बी एम ओमेगा स्क्वायर आर, या एम वी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हो, फिलहाल हमने ओमेगा लिया है तो एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, ओके। अभी बॉडी पे जो ग्रेविटी लग रही है वो किस डायरेक्शन में है, कौन से लाइन पे है? The acceleration due to gravity acting on a body is always directed towards the center of the earth. Body यहां पे है तो obviously acceleration due to gravity will be directed in this line. तो मतलब ये g हो जाएगा भाई साहब, है ना? ठीक है, तो मतलब mg हो गया इधर और m ओमेगा स्क्वायर आर हो गया इधर। बॉडी भाई साहब बैलेंस्ड है। ठीक है, तो बॉडी पे आपका ग्रेविटेशन कितना लग रहा है, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरफ है, ध्यान से देखो, ये आपको समझना है, ये mg है और फिलहाल आपका भाई साहब m ओमेगा स्क्वायर आर इधर दिख रहा है। तो या तो mg को इसमें लो, तभी आप भाई साहब सुपर पोजिशन कर पाओगे, क्योंकि फोर्सेस को भाई साहब डायरेक्शन में तो सेम लाना पड़ेगा ना, या इसको इसमें लो। अगर भाई साहब ये वाला देखो ध्यान से, ये थीटा है, तो मैंने अगर ये वाले लाइन को खींच दिया पीछे, तो ये वाला कितना हो जाएगा थीटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, समझ में आ रहा है? तो इसको अगर मैं इसका कंपोनेंट इसमें ले लूं कितना हो जाएगा? श्रुति जल्दी जल्दी, सो रही है भाई साहब, ये सो कर आइए। ठीक है, बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। और चाची लगना झाली कितना, जल्दी 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 चाचू, क्या पूछ रहे हैं? एम ओमेगा स्क्वायर इधर है, ये थीटा एंगल बना रहा है, मैं बोल रहा हूं इस फोर्स का कंपोनेंट अगर मैं इसमें निकालूं तो कितना होगा, कॉस थीटा।
ठीक है, कोई भी, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है? अभी देखो एम जी इस तरफ है, इस बॉडी पे देखो फोर्स देखो, एम जी इस तरफ, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा इस तरफ, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब? तो इस पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? दिस विल बी द इफेक्टिव फोर्स, ठीक है। मतलब आप यहां पे बोल सकते हैं कि इस पे इफेक्टिव, देखो आपका वेट किसकी वजह से है, एम जी की वजह से है, लेकिन इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ये नहीं है, वो तो भाई साहब ये है एम जी माइनस, ठीक है, ये फोर्स लग रहा है। मतलब अगर मैं एम को कॉमन निकाल लू तो यहां पे क्या आ जाएगा बोलो, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, ये आ जाएगा भाई साहब, है कि नहीं? तो इसका मतलब आपका एम जी के जगह पे आप क्या लिख रहे हो यहां पे, एम इंटू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। ये जो आप लिख रहे हैं इसको अपन बोलते हैं जी इफेक्टिव, एम जी इफेक्टिव, ठीक है। मतलब आप पे एम जी नहीं लग रहा है, मतलब आप पे ये जो भी बॉडी वहां पे उस पर एक इफेक्टिव फोर्स लग रहा है, ये अर्थ के रोटेशन के वजह से है। We have understood the impact on gravitation due to the height, due to the depth, and now we are trying to understand the impact on gravitation of earth due to rotation of earth on its axis. Are we clear? ठीक है, ओके। अब देखो भाई साहब इस ट्राइंगल को देखो, ये वाला ट्राइंगल को देखो, ये हो गया आपका स्मॉल आर, ये हो गया आपका आर ई। अभी देखो ये वाला क्या है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से ये थीटा होगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब, थीटा। समझ में आता? जेड बन रहा है ना भाई साहब, ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है, ओके। अगर मुझे भाई साहब इस आर की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ आर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब मैं लिख सकता हूं यहां पे स्मॉल आर अपॉन आर ई इज इक्वल टू कॉस थीटा। बोलो समझ में आता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, आर ई कॉस थीटा, ठीक है। कर लो भाई साहब, यहां पे लिख दो, ये हो गया आपका एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर ई, ठीक है। इस आर की जगह पे लिख रहे हो कॉस थीटा पहले से ही है, और ये अपना एक कॉस थीटा लेकर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर 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 भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके, यही आपका जी इफेक्टिव भाई साहब, दिस इज योर जी इफेक्टिव। क्लियर है? व्हाट विल बी योर जी इफेक्टिव? जी इफेक्टिव विल बी नथिंग बट जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम आपने कॉमन निकाल लिया यहाँ पे। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। तो एम जी माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओके। तो अभी आप देखो भाई साहब, इसका मतलब जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो, क्या ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? और डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन दिस वंस अगेन? अरे बोलो जल्दी, वंस अगेन। चलिए भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमने यहाँ पे इफेक्ट इफेक्ट ऑन ग्रेविटी ड्यू टू हाइट पढ़ लिया है, इफेक्ट ऑन ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ, ड्यू टू डेप्थ मतलब अर्थ के अंदर जब आ रहे, दैट इज समथिंग दैट इज कवर्ड। नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इफेक्ट ऑन ग्रेविटी ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। इसको पढ़ने जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ओके। सो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया, लेट्स से अर्थ, दिस इज अर्थ, और हम कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए मान रहे हैं, और ऑब्वियसली टिल्टेड एक्सिस है, लेकिन हम मान रहे हैं कि चलिए ये वाला एक्सिस है, तो अपन एक्स वाई में इसको भाई साहब निपटा रहे हैं। सो लेट्स से दिस इज द वाई एक्सिस, ठीक है, एंड लेट्स से दिस इज द एक्स एक्सिस। अर्थ इज बेसिकली रोटेटिंग with an angular velocity of omega, and what is this angular velocity actually equal to? The total angle that is covered, that is 2 pi, and the total time that is taken to cover this 2 pi. It will take a day to cover one rotation on its axis. The value of t will be how much? 24 hours into 60 minutes into 60 seconds. 1 hour obviously has got 60 minutes and 1 minute has got 60 seconds. So this is the total amount of time in seconds that will be spent
in order to cover one rotation. This is 2 pi. ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 24 into 60. क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, अब इस चीज को समझिए कि कोई वैसा ऑब्जेक्ट यहां पे है, लेट्स से देयर इज एन ऑब्जेक्ट आउट हियर, ठीक है, ओके, तो इस ऑब्जेक्ट पे भाई साहब एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इधर, देयर इज एन ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच इज एक्टिंग हियर, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? जी व्हिच इज एक्टिंग हियर. सो व्हाट इज द फोर्स विद व्हिच द ऑब्जेक्ट इज गेटिंग पुल्ड? mg. ठीक है, ओके. अभी ये ऑब्जेक्ट जो है भाई साहब वो तो एक सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, 3D मोशन है ये तो, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट भाई साहब क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन. ये ऑब्जेक्ट भाई साहब ऐसे सर्कल में घूम रहा है ना यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट तो भाई साहब 3D मोशन कर रहा है ना, ठीक है. दिस ऑब्जेक्ट इज बेसिकली परफॉर्मिंग व्हाट? 3D मोशन. ठीक है, अर्थ में तो ये भाई साहब 3D मोशन कर रहा है. दिस इज बेसिकली मेकिंग अ 3D मोशन. ये अर्थ के ऐसे चक्कर काट रहा है, तो ये किस सर्कल में घूम रहा है? इट इज एक्चुअली मूविंग इन अ सर्कल विच हैज गॉट अ रेडियस लेट्स से स्मॉल r. हमने मान लिया, ठीक है. इसका तो चक्कर ऐसे कट रहा है ना भाई साहब, ऐसे जा रही है अर्थ के मूव होने की वजह से. हालांकि इसकी एंगुलर वेलोसिटी इज द सेम एज दैट ऑफ अर्थ, दैट इज ओमेगा. हाउएवर द सर्कल इन विच इट इज परफॉर्मिंग इट्स ओन रोटेशन इज हैविंग अ रेडियस r. ठीक है, अभी ध्यान से देखो, ये वाला लेट्स से हमने मान लिया भाई साहब एंगल थीटा है, ठीक है, विद द एक्स एक्सिस. This is making an angle theta with the x-axis. Now, what is this? This is obviously center of the earth, and this is on the surface of the earth. So, if we happen to join these 2 points, what will you get? The radius of the earth. ठीक है? This is basically r. Now, consider this. ये आपका भाई साहब z बन रहा है देखो, और ये दोनों क्या है आपके? Parallel lines है, because both are making an angle of 90 degree with the y-axis. ठीक है? Since both are making a 90 degree angle, obviously both will be parallel to each other. And if they happen to parallel to be each other, then these are what? Interior alternate angles. So obviously if this is theta, then this also will be theta. ठीक है, okay. Now due to performing, अभी सब कुछ भूल जाइए, ये सब आप सिर्फ इस वाले सर्कुलर मोशन को देखिए. ठीक है, हम जब भी किसी बॉडी का सर्कुलर मोशन कराते हैं बच्चा, बॉडी whenever a body is moving, ये भूल जाओ, समझ लो हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, ऐसे सर्कल में घूम रहा है. ठीक है, तो जब भी कोई बॉडी आपका सर्कुलर मोशन में घूमता है, whenever the body is moving in a circular motion में भाई साहब अगर लेट्स से आपका सर्कुलर मोशन का वेलोसिटी है ओमेगा, तो इस पे भाई साहब सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगेगा? m v स्क्वायर बाई r लिख सकते हैं, या m ओमेगा स्क्वायर r लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि v होता है आपका ओमेगा r के बराबर. v इज टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, v इज बेसिकली टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी. ओमेगा जो हमने वहां पे कैलकुलेट किया है. ठीक है, ओके. नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स इधर, अगर बॉडी स्टेबल तो इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है. द वैल्यू ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज m ओमेगा स्क्वायर r. क्या ये समझ में आ रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों भी m ओमेगा स्क्वायर r के होंगे. तो अभी इस बॉडी पे आते हैं. ठीक है, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस सर्कुलर मोशन की वजह से व्हाट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द बॉडी. और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके डायरेक्शन को समझिए. इसका डायरेक्शन होगा इस तरफ विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ m ओमेगा स्क्वायर बाय m ओमेगा स्क्वायर r. ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर r. ठीक है, क्लियर है? अगर आप भाई साहब अभी तो बॉडी पे 2 फोर्सेस हमको दिख रहे हैं. एक हो गया mg विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, और एक हो गया m ओमेगा स्क्वायर r विच इज डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन. द बॉडी इज इन स्टेबल कंडीशन, इट इज नीदर मूविंग अपवर्ड्स नॉट डाउनवर्ड्स, नथिंग. So there has to be an equilibrium between these forces. How will we correlate the equilibrium? We have to map the forces by taking their components along the x and y directions. ठीक है, ओके. तो भाई साहब यहाँ पे अगर हमने, तो या तो इस फोर्स को इस कंपोनेंट में लेकर आओ, या तो इस फोर्स को इसके कंपोनेंट में लेकर आओ, तभी तुम इसका ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. तो मैं अगर इस डायरेक्शन को देखूं और इस डायरेक्शन के चलते मैं अगर ऐसा एक लाइन देखूं, यहाँ पे इसी लाइन को एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, एक्चुअली लाइन मतलब डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? देखो, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए. तो ये है इस तरफ फोर्स कितना? m ओमेगा स्क्वायर r. तो अगर मैं यहाँ पे भाई साहब इसका कंपोनेंट निकालूं तो कितना हो जाएगा?
m omega square r cos theta which will be directed in this direction. इस डायरेक्शन में ये भाई साहब डायरेक्टेड है, ठीक है। ओके, तो अभी इसी लाइन पे, सॉरी इस लाइन, ये आपका आउटसाइड है तो ये भी आपका आउटसाइड होगा। तो ये वाला लाइन अगर आप देखोगे तो बॉडी पे अगर आप देखोगे भाई साहब, ये बॉडी है भाई साहब, और इस बॉडी पे भाई साहब एक लाइन ऑफ फोर्स, तो मतलब इस तरफ है कितना, इस बॉडी पे इस तरफ लग रहा है mg विच इज एक्टिंग दिस वे, और इस तरफ लग रहा है आपका m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा, m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है? सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी? द रिजल्टेंट फोर्स, तो यहां पे हम बोल सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी इक्वल टू mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा, ठीक है। तो ये हो गया m इंटू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। अभी हमको मालूम है वेट ऑफ द बॉडी कितना होता है mg, तो अगर भाई साहब इसको लेंगे तो ये हो जाएगा जी इफेक्टिव, सो देयरफॉर जी इफेक्टिव विल बी इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। क्या इतना समझ में आ रहा है? चाची समझ में आ रहा है भाई साहब? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? ओके, तो यहां पे हो गया जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव मतलब अभी इस बॉडी पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं लग रही, अभी इस बॉडी पे ये लग रहा है। आप बोलेंगे तो इसका मतलब क्या वेट कम हो जाएगा? हाँ, थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये बहुत कम होगा। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू देखो यार कितनी है, 2 पाई, इसके हम 86400 से डिवाइड कर रहे हैं इसको, और उसका करेंगे अपन स्क्वायर, तो मतलब डिनोमिनेटर और भी बढ़ जाएगा। ऊपर तो चलो 2 इंटू 3.14 है, सीधे बैठने का आप क्या लेंगे सर? चाय कॉफी कुछ नहीं? ओके वेरी गुड, ठीक है। तो 2 पाई 24 इंटू 60 इंटू 60 ये हो गया 86400, ठीक है। तो अभी इसका स्क्वायर करेंगे तो और भी वैल्यू कम हो जाएगी भाई साहब, क्योंकि 86400 इंटू 86400, ठीक है। और फिर कॉस थीटा तो भाई साहब 0 to 1 में ही है, कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 है, और भाई साहब 1 में तो उसमें ही रहेगी भाई साहब ये तो, ठीक है। तो इसका मतलब इसके वजह से काफी कम हो जाएगा, इसीलिए हम हर जगह 9.8 डाल देते हैं, ठीक है। मुद्दा यही है कि हम हर जगह 9.8 डाल देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करें तो एक्चुअली जो बॉडीज यहाँ पे लोकेटेड है उनपे लगता हुआ एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, थोड़ा सा कम होगा। ओके ना अभी यहां पे अगर हम इस ट्राइंगल को देखें, देखो ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इफ वी हैपन टू कंसीडर दिस ट्राइंगल, लेट्स से अगर हमने भाई साहब यहाँ पे ये ट्राइंगल डाल दिया, ठीक है, ये वाला हो गया भाई साहब आपका परपेंडिकुलर, ओके, तो ये वाला हो गया आपका आर ई, ये वाला ट्राइंगल ले लो, ये वाला ट्राइंगल, ये हो गया आर, ये हो गया आर ई, और ये परपेंडिकुलर है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज आर अपॉन आर ई, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आर की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं? आर इज बेसिकली द रेडियस इन विच ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ दिस बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आर इज इक्वल टू आर ई कॉस ऑफ थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, अभी यहां पे इसको प्लेस कर दीजिए, तो दिस विल बी हाउ मच? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर, आर की जगह पे बोलो क्या हो जाएगा? आर ई कॉस थीटा, और एक कॉस थीटा तो ऑलरेडी था भाई साहब, ये कॉस थीटा, सो दिस विल बी हाउ मच? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर थीटा। मेकिंग सेंस पीपल? हम ठीक है, क्लियर है? ये आर ई क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ। हो गया सबका? ऐसे ही दे दो, बाद में देखता हूँ स्टेपलर, तो स्टेपलर करो सबका।
ठीक है, तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर थीटा। इज दिस अंडरस्टूड पीपल? इज दिस अंडरस्टूड? ओके ओके ओके। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द इक्वेटर, अगर भाई साहब ऑब्जेक्ट इक्वेटर में हुआ, ध्यान दो ये थीटा है क्या, व्हाट इज दिस थीटा? अरे तुम जाओ ना दत्त, बिल गेट्स भाई साहब नहीं हमारा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, हमको पेमेंट नहीं किया, बार बार भीख मांग रहा है। ओके, ये हो गया भाई साहब आपका दिस इज बेसिकली, ठीक है। ओके, तो आपका ये पॉइंट है, ये आपका एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो यहां पे जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, ये आपका जी है। अगर आपका ये पोल्स पे आ गए आप, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द इक्वेटर, तो अगर आप इक्वेटर पे आ गए तो ये वाले लाइन पे आ गए, मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और कॉस स्क्वायर जीरो की वैल्यू, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन। तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी इफेक्टिव विल बी इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू भाई साहब कितनी होती है, वन। तो कॉस स्क्वायर जीरो की वैल्यू क्या होगी, वन, ठीक है। कॉस स्क्वायर जीरो की वैल्यू हो जाएगी वन, ठीक है। थैंक यू। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? कॉस स्क्वायर जीरो की वैल्यू हो गई वन, क्लियर, ओके। ये हो गया आपका इक्वेटर का कहानी। अभी अगर आप भाई साहब आते हैं पोल्स पे, पोल्स पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार, पोल्स पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे यार ये देखो ना, ये ऐसे जा रहा है, अभी तुमने थीटा ये लिया, पोल्स पे आ गया तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इजी तो सवाल पूछ रहा हूं, जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर 90, एंड वी नो दैट कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी। तो आप मुझे बताइए किसी इंसान का वेट पोल्स पे ज्यादा होगा या इक्वेटर पे, पोल्स पे, क्योंकि पोल्स पे आपका जी इफेक्टिव जी के बराबर, लेकिन इक्वेटर पे जी इफेक्टिव इज जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई, और इनके दरमियान, इनके बीच में आपका वैल्यू डिपेंड करता है कॉस की वैल्यू क्या है, और कॉस की वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच, ठीक है। तो इस यहां से यहां तक, तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं, व्हेन अ पर्सन इज मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स, हिज और हर वेट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग स्लाइटली, स्लाइटली आपका वेट इंक्रीज होता रहेगा। द वेट ऑफ दैट पर्सन विल बी मिनिमम एट द इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट द पोल्स, बिकॉज एट द पोल्स the acceleration due to gravity, that is g effective, is equal to g, whereas at the equator it is g minus omega square r e cos square 90। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके। so g effective at poles is g, we know that earth is not a proper sphere in shape। अभी दूसरा चैलेंज, ठीक है, ये तो हो गया भाई साहब, अगर आपने मान लिया कि अर्थ का रेडियस जो है वो सेम ही है, मान रहे हो कि अर्थ का रेडियस इज कॉन्स्टेंटली आ रही, ठीक है, मतलब क्या है, यहां पे भी आ रही, यहां पे भी भाई साहब आ रही। नाउ वी नो दैट कि अर्थ ऐसा है नहीं, अर्थ इज बेसिकली, ठीक है, इट इज बेसिकली अ स्फीयर, इतना भी खराब स्फीयर नहीं है, ठीक है। तो मतलब इट इज बेसिकली इलिप्टिकल स्फीयर। सो ऑब्वियसली रेडियस एट द इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस एट द पोल्स, ठीक है, ओके। रेडियस एट द इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस एट द पोल्स, तो ये हमको मालूम है भाई साहब, ठीक है। अभी हमारा जी क्या है भाई साहब, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। कैसे, जी होता है क्या बोलो, जी एम बाई आर ई का स्क्वायर, ठीक है, देखेंगे इसको यहां पे, ओके। तो आपका जी ऑफ इक्वेटर विल बी लेसर देन जी एट पोल्स। क्या ये समझ में आ रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो इक्वेटर में होगा वो लेसर होगा एज कंपेयर टू पोल्स। दो रीजन है उसके, एक रीजन ये हो गया और दूसरा रीजन ये हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर लेसर देन दैट एट पोल्स, तो पहला रीजन आपका ये हो जाएगा कि भाई साहब एज पर द फॉर्मूला जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस ऑफ थीटा। सो एज पर द फॉर्मूला थीटा की वैल्यू एट इक्वेटर इज जीरो, एंड यहां पे कॉस जीरो की वैल्यू मैक्सिमम होती है वन। तो आप मैक्सिमम अमाउंट को डिडक्ट कर रहे हो, तो आपका इक्वेटर में वैल्यू क्या होगा, जी इफेक्टिव विल बी इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई, एंड व्हाट विल बी जी इफेक्टिव एट पोल्स,
दैट विल बी इक्वल टू जी। अभी आपको दिख ही रहा है भाई साहब, दोनों में से कौन बड़ा होगा? ऑब्वियसली ये वाला बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे आप जी में से कुछ माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे आप जी को जी रख रहे हैं, तो ऑब्वियसली जी एट पोल्स विल बी मोर देन जी एट इक्वेटर बाय द रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ। यहां पे जो इफेक्ट है वो किसके वजह से है? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। यहां पे जो इफेक्ट की बात करें, यहां पे सिंपल कैलकुलेशन है, आपका भाई साहब इलिप्टिकल है अर्थ का शेप, तो ऑब्वियसली रेडियस एट इक्वेटर इज लेसर देन रेडियस एट पोल्स, और जी की वैल्यू जो है इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी के साथ है, आपके किसके साथ? रेडियस ऑफ अर्थ के साथ। यहाँ पे आर ई के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ऑब्वियसली बात हो जाएगी जे ऑफ इक्वेटर विल बी लेसर देन जी ऑफ पोल्स। सो बाय बोथ द फॉर्मूलाज, दैट इज जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मूले से भी, और G इज इक्वल टू जी एम बाई आर ई के स्क्वायर, इन दोनों फॉर्मूले से हमारा यह सिद्ध होता है कि भाई साहब G एट इक्वेटर इज लेसर देन G एट पोल्स। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। हालांकि ये डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, अगर आप 9.8 का एवरेज लेकर चल रहे हैं तो हो सकता है पोल्स में 10.2 हो जाए और इक्वेटर में आपका 9.6 हो जाए या 9.4 हो जाए, बस इतना ही है। ठीक है, बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, ओके ओके। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ये। द रीजन वाई वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज बिकॉज देर इज समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, जब भी हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात करते हैं, चाहे वो मैग्नेटिक फोर्स हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, यहां पे बॉडीज का कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं है इन ऑर्डर फॉर देम टू एक्सपीरियंस अ फोर्स। ठीक है, जैसे आपका पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इवन इफ दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। ठीक है, लेकिन इस चेयर को मूव करने के लिए आई विल हैव टू प्लेस माय हैंड्स इन कॉन्टैक्ट विद द चेयर। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो ऐसे तमाम फोर्सेस में आपका एक इंटेंसिटी होता है, और वो इंटेंसिटी क्या होता है? जैसे आप अगर इलेक्ट्रिकल फोर्सेस की बात करें तो वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट आउट देयर, और उसका वैल्यू होता है फोर्स अपॉन क्यू। ठीक है, उसका वैल्यू होता है फोर्स अपॉन क्यू। इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है, एक चार्ज की वजह से उसके आजू बाजू जो फील्ड डेवलप हो रहा है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड। सो दैट विल बी एफ अपॉन क्यू अपॉन दैट चार्ज। ठीक है, इसी तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। हालांकि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का बहुत कम ही कुछ आता है। ठीक है, ओके, तो अपन ने भाई साहब देख लिया वेरिएशन ऑफ जी sorry, due to height, how the g varies with height, how acceleration due to gravity varies with depth, and how it varies due to rotation of earth. ठीक है, now हमारा भाई साहब inertial and gravitational mass, this is something that we are going to understand. Then we are going to understand gravitational field intensity and gravitational potential and potential difference. जब भी आप फील्ड की बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आप बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। इसी तरह से जैसे आप ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की भी बात करेंगे। ठीक है, ओके। द मास ऑफ अ बॉडी डिटर्मिन्ड बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सिंपल है भाई साहब, देखो आपका मास क्या है? मास इज इक्वल टू, अभी एफ क्या होता है? m into a. Suppose that a force F is applied to a body and due to this force the body experiences an acceleration a. अगर उसमें भाई साहब एक्सीलरेशन a होता है तो F इज इक्वल टू एम ए होता है। ठीक है, तो इस m को अपन क्या लेते हैं? F बाई a। इसी m को हम बोलते हैं इनर्शियल मास। ठीक है, दिस m इज नोन एज इनर्शियल मास। ठीक है, इफ तो आपका भाई साहब इज नोन एज, तो इनर्शियल मास होता क्या है? द मास ऑफ अ बॉडी डिटरमिन्ड बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से जिस मास को आप डिटरमिन करते हैं उसको आप बोलते हैं इनर्शियल मास। ठीक है, बाय मेजरिंग एक्सेलरेशन व्हेन सब्जेक्टेड टू अ फोर्स इज नोन एज इनर्शियल मास। इसको लिख लीजिए भाई साहब, व्हाट इज इनर्शियल मास? इनर्शियल मास की चर्चा हम तभी करेंगे जब किसी बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स लगने की वजह से उसमें एक्सेलरेशन होता है।
हो गया? ओके, inertial mass. The mass measured by determining the response of a body to the gravitational force is known as the gravitational mass. So let us consider a body of mass m at a distance r from the center of the earth. The gravitational force acting on the body is given by F is equal to G M E M by R का स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया G M E M by R का स्क्वायर. F is equal to mg. तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? F by g. सिंपल. ठीक है, ओके. So the obtained equation is correct as long as the distance from the center of the earth is very close to its radius. तो m is equal to भाई साहब क्या हो जाएगा? F by g. ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, ओके. तो यहाँ पे r is basically equal to the radius of the earth, almost equal to the radius of the earth. ओके, ये आपका, तो आपके दो मासेस हो गए. एक हो गया ग्रेविटेशनल मास और एक हो गया इनर्शियल मास. ग्रेविटेशनल मास क्या हो गया भाई साहब? अरे बोलो बोलो बोलो. व्हाट इज ग्रेविटेशनल मास? बच्चा पार्टी आप लोग कुछ भी दिमाग में नहीं ले रहे हैं लगता है. ग्रेविटेशनल मास, व्हाट इज ग्रेविटेशनल मास एंड व्हाट इज इनर्शियल मास? बच्चा पार्टी, ग्रेविटेशन मास क्या होता है भाई साहब? जो ग्रेविटेशन की वजह से हो रहा हो. ठीक है, मतलब अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पे देखो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? जी एम बाई आर ई का स्क्वायर. ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी एम जी इज इक्वल टू एफ, ऐसा लिख सकते हैं अपन. तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ बाई जी. ठीक है, ये एफ की वैल्यू क्या है? ये. तो अगर हमने यहाँ पे रेडियस जो लिया है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ लिया हुआ है, तो दिस इज नोन एज ग्रेविटेशनल मास. और इनर्शियल मास क्या होता है? इनर्शियल मास हैज गॉट नथिंग टू डू विद द ग्रेविटेशनल मास. ठीक है, जब किसी बॉडी पे आप एक फोर्स लगा रहे हैं एफ, और लेट्स से उस बॉडी पे एक्सीलरेशन. तो ये हो जाएगा आपका ग्रेविटेशनल फील्ड. ओके, तो एक बॉडी है भाई साहब, एक बॉडी है, आजू बाजू जहां तक उसका भाई साहब ग्रेविटेशन एक्सपीरियंस हो पाता है, उसको अपन बोलते हैं ग्रेविटेशन फील्ड. द रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस सराउंडिंग अ मास वेयर अदर मासेस एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फील्ड. इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट. रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस अराउंड अ सर्टेन मास, ठीक है, where other masses also experience a gravitational force is known as gravitational field. ठीक है, ओके.
gravitational field intensity, the force experienced by a unit mass placed at a point in a gravitational field is known as the gravitational field intensity at that point. मतलब इस मास के वजह से हमने कोई यूनिट मास यहाँ पे रखा है, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशन. तो अपन भाई साहब इसको कैसे, जैसे आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अपन क्या लिखते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस अपॉन चार्ज, ठीक है. वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को अपन क्या लिखेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस अपॉन मास, क्योंकि यहाँ पे मास से मतलब है, ठीक है. द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्टिंग ऑन अ टेस्ट मास m इज गिवन बाय, तो टेस्ट मास आपका gmm बाय r का स्क्वायर, ये आपका यूनिट वेक्टर है. यूनिट वेक्टर r, यूनिट वेक्टर r मतलब देखो, अगर मैंने बोला कि इसका जो फोर्स है वो इस तरफ हो गया ना ये, ठीक है. देखो एक फोर्स है जो इस तरफ जाएगा, लेकिन ये वाला फोर्स इस तरफ है जो पुल हो रहा है, तो इसलिए आपने माइनस आर लिया हुआ है, ठीक है. तो फोर्स एक्सपीरियंस कितना हो गया भाई साहब, जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर, ये आर यूनिट वेक्टर, ठीक है. द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट ग्रेविटेशन फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर. द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैन बी रिटन एज दिस. सो द इक्वेशन ऑफ फोर्स कैन बी रिटन एज, एफ की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, एफ की वैल्यू हो जाएगी जी एम एम बाई आर क्यूब, ये हो गया माइनस आर, ठीक है. द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाई ई जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ बाई एम, तो ये हो गया आपका जी एम बाई आर का क्यूब माइनस आर, ठीक है. Some properties of gravitational field intensity are given as follows. Gravitational field intensity is a vector quantity. ये भाई साहब आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है. आर क्यूब देखो यहाँ पे ऐसा हो गया ना, आर यूनिट वेक्टर है, ठीक है. इसको अगर आप ना भी लेना चाहो तो भी चलेगा, आर यूनिट वेक्टर है भाई साहब. तो आर यूनिट वेक्टर है तो आपका देखो आर बाई आर हो गया. देखो सिंपल है, यहाँ पे देखो आपका यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ए वेक्टर कोई होता है अगर, तो ये होता है आपका मॉड ऑफ ए इंटू यूनिट वेक्टर ए. तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, है कि नहीं. तो वैसे ही आपका आर एज अ यूनिट वेक्टर विल बी मॉड आर एज अ वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर, है कि नहीं, ठीक है. ओके, अभी आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है, एफ इज इक्वल टू जी एम एम माइनस आर यूनिट वेक्टर अपॉन क्या है बोलो, आर का स्क्वायर. तो इसके जगह पे अगर हम लिखते हैं जी एम एम, ये यूनिट वेक्टर है आर, इसके जगह पे क्या लिख देंगे भाई साहब, आर एज अ वेक्टर, और यहाँ पे आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है इनटू भाई साहब आर, ठीक है. तो ये हो गया आपका, देखो क्योंकि ये देखो आर स्क्वायर क्या है, ये वेक्टर नहीं है, अब वेक्टर इंटू वेक्टर विल नो लॉन्गर बी अ वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपका कितना, जी एम एम बाई आर अपॉन आर का क्यूब, दैट्स हाउ यू गोइंग टू गेट आर क्यूब. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, नहीं समझ में आ रहा है. ओके, देखो यहाँ पे इन्होंने पूछा कि आर क्यूब आया कहां से, ठीक है. देखो एफ इज इक्वल टू क्या है, जी एम एम, यहाँ पे आपने देखा माइनस आर यूनिट वेक्टर, ये आपका वेक्टर बना रहा है इसको. एक्चुअली में अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें तो ये जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर है, लेकिन अगर हम इसको वेक्टर में लिखें तो देखो ये आपका मास m है, ठीक है, ये आपका छोटा सा मास m है, इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है. ये डिस्टेंस आपका कितना है भाई साहब, r, लेट से r है ये डिस्टेंस, तो ये हो गया आपका मॉड ऑफ r, है ना, मॉड ऑफ r. फोर्स जो है इस पे, ठीक है, इस पे जो फोर्स है वो इस तरफ है, और इस पे जो फोर्स है वो इस तरफ है, ठीक है. तो एक फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में, जो फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में उसी को तो हम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. इसीलिए ये माइनस आर यूनिट वेक्टर हो गया. अभी किसी भी वेक्टर को अगर आप देखोगे तो लेट्स से ए वेक्टर को अपन क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ ए इंटू यूनिट वेक्टर, यही लिखते हैं ना अपन. तो यूनिट वेक्टर ए कितना हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ठीक है. इसी तरह से अपन आर एज अ यूनिट वेक्टर क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके. तो यहाँ पे कर लो ये हो जाएगा कितना, जी एम एम बाई आर का स्क्वायर, ठीक है. तो इसको कर रहे हैं अपन, ठीक है, इसको, तो ये हो गया आपका आर का स्क्वायर, ये हो गया माइनस आर, मतलब ये हो गया आर अपॉन मॉड ऑफ आर, ठीक है, ये माइनस में फिर है, आर बी केयर ऑन दिस वन पीपल. तो ये हो गया जी एम एम आर अपॉन आर का क्यूब, क्योंकि देखो ये तो वेक्टर है नहीं और ये भी मैग्नीट्यूड है, तो आर क्यूब हो गया ये. दिस इज हाउ यू विल गेट. तो ये हो गया एफ की वैल्यू हो गई भाई साहब माइनस जी एम एम आर अपॉन आर का क्यूब एज अ वेक्टर, एज अ वेक्टर, ये आपका वेक्टर है, ठीक है. ओके, ठीक है, ओके. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी,
अभी अभी आपने देखा कि सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बोला, ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी हो जाएगी भाई साहब, दैट विल बी इक्वल टू एफ अपॉन एम, यहाँ पे आपका जी माइनस एम एम बाई आर, ठीक है, अपॉन आर क्यूब, ठीक है नहीं, ठीक है, ये आया था भाई साहब आपका, ठीक है, वेक्टर में है ये आर क्यूब, ये आपका मॉड में ही है, ये हो गया एम, ये कैंसिल, तो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, जी एम आर वेक्टर अपॉन आर का क्यूब। तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आर, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि भाई साहब ये फोर्स से आ रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इज अ रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इसका भी डायरेक्शन होगा, ठीक है, ओके। जैसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसका कितना हो जाएगा, देखो इसका यूनिट है कितना, न्यूटन, ठीक है, न्यूटन, और इसका कितना है केजी, तो ऑब्वियसली हो जाएगा न्यूटन पर केजी, और अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो न्यूटन मतलब कितना होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन ये केजी, तो ये दोनों अगर कैंसिल हो गया तो ये कितना आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों का भी यूनिट सेम है, दैट इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्लियर है, तो न्यूटन पर केजी। अभी डायमेंशन देख लो भाई साहब, डायमेंशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, और नीचे है आपका भाई साहब एम, तो ऑब्वियसली दोनों कैंसिल हो गए, तो एम नॉट एल टी माइनस टू हो गया भाई साहब इसका डायरेक्शन डायमेंशन, ठीक है, ओके। द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, जो भी नेट ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ओके ओके ओके। Principle of superposition. The principle of superposition states that the resultant gravitational field intensity at a point will be the vector sum of the gravitational field intensity due to individual point masses. ठीक है, तो आपका जो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल पॉइंट मासेस की वजह से होगा, ठीक है। एक बॉडी पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड लग रहा है, एक बॉडी की वजह से, एक बॉडी की वजह से, एक बॉडी की वजह से, इन सब तमाम ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, जो मतलब इन तमाम ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट हो रही है, दैट विल बी द रिजल्टेंट, ठीक है, ओके। सो लेट अस कंसीडर, जैसे आप यहाँ पे देख लो, लेट अस कंसीडर एन नंबर ऑफ पॉइंट मासेस, तो एक पॉइंट है आपका पी और इसके आजू बाजू भाई साहब एन नंबर ऑफ पॉइंट मासेस है, m1 m2 m3 ऐसा करते करते, देन एट अ पॉइंट द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ईच मास इज गिवन बाय, तो इस हर एक मास के लिए कितना ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा, Eg1 Eg2 Eg3 Egn एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा भाई साहब, सुपरपोज करेंगे हम इसको, आपको एक्चुअली में करना क्या है, एक्स और वाई डायरेक्शन में सबको रिजॉल्व करना है और फिर ऐड करते जाना है, ठीक है, तो आपका भाई साहब ये हो जाएगा, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी Eg1 Eg2 ऐसे करते करते Egn तक, क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर। ठीक है, सो ये हो गया भाई साहब आपका ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी टोटल जो हो जाएगा, पॉइंट ऑफ जीरो इंटेंसिटी। अभी आप देखो, पहले आप इसको समझ लेते हैं, शायद हम पूरा कवर नहीं कर पाएंगे, देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक मास m1 रखा हुआ है, यहाँ पे एक मास m2 रखा हुआ है। अभी अगर आपको बोला जाए कि एक ऐसा पॉइंट निकालिए कि इन दोनों की वजह से जहां पे इलेक्ट्रिक सॉरी अपना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाए, देखो ये एक जोन 1 हो गया, जो m1 के इधर वाला, m1 और m2 के बीच वाला जोन 2, और m2 के इधर वाला जोन 3, लेट्स से,
ठीक है। यहाँ पे M1 पे इस तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगी, तो यहाँ पे जीरो होने का कोई संभावना है नहीं, ठीक है, क्योंकि इधर एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, इधर एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, इंटेंसिटी। यहाँ पे भी कोई संभावना नहीं है। अगर कोई संभावना है जीरो होने की तो वो यहाँ पे है, क्योंकि इसके वजह से लगता हुआ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और इसके वजह से लगता हुआ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे सुपर इम्पोज करेंगे और यहाँ पे ही जीरो होने की संभावना है। तो द ओनली पॉसिबिलिटी इन विच वी विल सी दैट देयर इज अ होप ऑफ zero field intensity will be in zone 2. ठीक है, okay. So let us consider two masses m1 and m2 separated by distance l to find the point where the net gravitational field intensity is zero in the vicinity of the two masses m1 and m2. Let us divide the space in the vicinity of the two masses into zones 1, 2 and 3. So in zone 1 the gravitational field intensity due to both the masses m1 and m2 are in the same direction. आपका भाई साहब जोन m1 में देखो, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ और इसका भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो दोनों भी एक तरफ है भाई साहब, ठीक है, ओके। So there is no point where the net gravitational field intensity is zero in this region. उधर जाओ भाई साहब, in zone 2, in this region the gravitational field intensity due to the masses m1 and m2 are in opposite directions. मतलब यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट उठा लोगे तो gravitational field intensity due to mass m2 will be in this direction, due to mass m1 will be in this direction. So there is a possibility of cancellation, and if there is a possibility of cancellation, there is a possibility of a point with zero gravitational field intensity. ठीक है, ओके। सो लेट अस अज्यूम, तो हमने मान लिया कि लेट से ये वाला पॉइंट आपका x डिस्टेंस पे और ये वाला पॉइंट आपका l माइनस x डिस्टेंस पे, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, Eg1 प्लस Eg2 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ओके। अब आप कर लो भाई साहब, अभी आपने दिखाना कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आपने निकाला कितना होता है, एफ बाई एम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कर लो भाई साहब जी एम वन बाई जी एम वन एम टू बाई आर का स्क्वायर अपॉन एम वन कर लो, तो भाई साहब कितना आ जाएगा, जी बाई एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा एल माइनस एक्स स्क्वायर। अभी इसको ध्यान से देखो, ये जी ये समझ में आ रहा है भाई साहब, देखो ई जी वन मतलब कितना हो जाएगा, ई जी वन मतलब आपका इस पॉइंट पे लेट से यहाँ पे जो मास आपने लिया है उसका मास है एम, यहाँ पे जिस मास को आप ले रहे हो उसका मास है एम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो ई जी वन दिस विल बी इक्वल टू जी एम माइनस जी एम, आपको मालूम है भाई साहब अपॉन एम जी एम सॉरी एम वन एम बाई आर स्क्वायर, कितना है भाई साहब आपका एल, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर अपॉन एम, ये और ये आपका कैंसिल हो गया, तो ये हो गया माइनस जी एम बाई एक्स का स्क्वायर, और इधर वाला वैसे कितना हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, दिस विल बी जी एम प्लस में आ जाएगा ये, क्योंकि ये माइनस उधर है तो उस तरफ है, तो ये माइनस माइनस आ जाएगा ये, ठीक है। ये दोनों का भाई साहब अगर ये हो जाता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जी एम बाई एक्स स्क्वायर माइनस प्लस जी एम टू बाई एल माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब इस पूरे को डिवाइड कर दो भाई साहब जी से, ठीक है, तो आपका हो गया आपका कितना, एम वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, उसको उधर ले लो, एम टू बाई एल माइनस एक्स स्क्वायर। अभी इसका ले लो स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स भाई साहब इसका कितना हो जाएगा बोलो, अंडर रूट एम वन बाई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एम टू बाई एल माइनस एक्स, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एम टू, ठीक है, चलिए यहाँ पे हो गया आपका अंडर रूट एम वन इंटू एल माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एम टू इंटू एक्स, तो अंडर रूट एम वन एल माइनस अंडर रूट एम वन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एम टू एक्स, इसको उधर ले लिया, अंडर रूट एम वन एल इज इक्वल टू अंडर रूट एम टू एक्स प्लस अंडर रूट एम वन एक्स, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या कर लिया, अंडर रूट एम वन एल इज इक्वल टू x इंटू अंडर रूट एम वन प्लस अंडर रूट एम टू, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट एम वन एल अपॉन अंडर रूट एम वन प्लस अंडर रूट एम टू, ठीक है। l माइनस एक्स कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, l माइनस एक्स विल बी इक्वल टू अंडर रूट एम टू एल एम वन प्लस एम टू, ठीक है। इन जोन थ्री यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड बीइंग जीरो इन जोन थ्री, ठीक है, क्लियर है, ओके। यहाँ तक रखते हैं आज भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर